नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, ये तस्वीर तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि किस बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये तस्वीर केरल से है, केरल की है। तो सबसे पहले ये घटना जो है वो केरल के एक नेशनल पार्क की घटना है, जो एक दिल दहला देने वाली या मैं ये कहूँगा दिल को तोड़-मरोड़ देने वाली एक घटना है। इसको सबसे पहले जो है मैं अपनी बात करता हूँ तो सबसे पहले मैंने कुमार विश्वास के इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है मैंने उस पर देखा था। फिर धीमे-धीमे ये जो तस्वीर है वो ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह वायरल होने लगी। ये मामला क्या कहता है आइए जानते हैं। तो एनिमल ब्रूटैलिटी का ये मामला है। क्या कहता है एनिमल ब्रूटैलिटी का मामला? एनिमल ब्रूटैलिटी के अंतर्गत जो है जब किसी मानव के द्वारा जो है किसी पशु या किसी पक्षी या किसी जानवर की हत्या की जाती है तो उसको एनिमल ब्रूटैलिटी के मामले के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें शिकार हुई एक हथनी है जिसको मार दिया गया था वहाँ के निवासियों के द्वारा। वहाँ के निवासियों जो रहते थे वहाँ पे, और इस हथनी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह वहाँ पर खाने की तलाश में गई थी और लोगों ने अपनी शैतानियों के कारण उसके मुंह में अनानास जो था उसके अंदर पटाखे रख के उसको खिला दिया, जिस कारण से उसका जो मुंह था वह फट गया। उस फटे हुए मुंह को लेकर वह पानी के अंदर 3 दिन तक लगातार खड़ी रही, जिसको देखकर जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उस हथनी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन वह हथनी इतनी डरी हुई थी कि वह बाहर नहीं निकलना चाहती थी और आखिरी में आकर उसने उसी नदी में या उसी पानी में दम तोड़ दिया। तो आइए जानते हैं इसका 360 व्यू लेते हुए क्या पूरा मामला है। इसको लेकर काफ़ी लोगों ने गुस्सा दिखाया। यहाँ तक कि जो बहुचर्चित हस्तियाँ हैं हमारी फ़िल्मी जगत की, उन्होंने भी काफ़ी गुस्सा दिखाया। लेकिन इससे क्या होगा? इसके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, आइए उसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसके अंतर्गत कौन-सा एक्ट आता है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में से पारित किया गया था। मानवता की दृष्टि से भी ज़रूरत है हमें जानने की और कानूनी दृष्टि से भी जानने की, दोनों तरह से जानने की ज़रूरत है। फेमस किस तरह से हुआ था ये मामला आप लोग भी जानते होंगे कि सलमान खान जो है वो ब्लैक बक के शिकार में जो है वो दोषी पाए गए हैं और उनके ऊपर पूरा केस चल रहा है। और कुछ लोग हैं जिनमें से चित्रांगता सिंह जो है उनके हस्बैंड जो है वो भी इस मामले के अंतर्गत फंस गए थे। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या है? तो दरअसल वन्यजीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम लगाने और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जारी किया। क्या कहता है ये नियम? तो इस नियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीव के अवैध शिकार, उनकी खाल व मांस के व्यापार को रोकना है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तथा इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं। जान लेते हैं अनुसूचियों के बारे में, क्या कहती है अनुसूचियां। तो अनुसूची 1 और 2 साथ में है। तो इनको जानवरों को या जीव जंतुओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत क्या किया गया है? वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है तथा सजा बहुत कम मात्रा में रखी गई है। अनुसूची 5 के अंतर्गत वे जानवर आते हैं जिनका शिकार हो सकता है। अनुसूची 6 के अंतर्गत पौधों की खेती व रोपण पर रोक है, यानी किस तरह के पौधे को लगाया जाना है, किस तरह के पौधे को रोका जाना है या रोपा जाना है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगलों में आग लगाना, हथियारों को जंगलों में प्रवेश पर प्रतिबंध, जंगलों के पेड़ों को काटना तोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जो अनुसूची मैंने एक बताई थी उसके में जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं उसमें होता क्या है, हाईली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखी गई है। मतलब कि उसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। मतलब जैसे बाघ हो गया, चिकारा हो गया, ब्लैक बक हो गया, जो हाल ही में कुछ समय बाद जो है विलुप्त होने की श्रेणी में आने हैं। आइए बात करते हैं कि सजा का प्रावधान क्या है। सेक्शन 51 के अंतर्गत ये आता है सजा के प्रावधानों में। अनुसूची 1 या 2 के तहत अगर हम दोषी पाए जाते हैं या शिकार करने पर
उसके होते हैं, तो सज़ा में क्या प्रावधान है? तो अगर इसके तहत कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है या शिकार करता है, तो उसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान है। सज़ा के तौर पर उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है या 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। इस 3 साल की सज़ा को 7 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अगर व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो उसे 7 साल की पक्की सज़ा, मतलब 3 से 7 साल के अंतर्गत उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, तथा 25,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। इसमें कुछ संशोधन भी हुए। जो सबसे बड़ा संशोधन था 2003 में संशोधन हुआ था, उसमें इनकी सज़ाओं को और कठोर बना दिया गया। आइए बात करते हैं, अब ये घटना जहाँ पे हुई है, ये घटना हुई थी साइलेंट वैली में, जिसको हम लोग जानते हैं। साइलेंट वैली जो स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर, जो नीलगिरी पर्वत है वो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और जो नीलगिरी पर्वत है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो उसको डोडा बेट्टा के नाम से जानते हैं। शांत घाटी आंदोलन के नाम से भी साइलेंट वैली को हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी इसका एक अपना इतिहास है, उसको भी जान लेते हैं। छोटा सा इतिहास है, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है ये आंदोलन के नाम से प्रचलित हुआ था, जो साइलेंट वैली आंदोलन के नाम से हुआ क्या था कि उस समय जो वहाँ की सरकार थी, जो केरला की सरकार थी, वो वहाँ के निवासियों के विरोध करते हुए एक डैम बनाने जा रही थी। वहाँ पे जो नदी थी, कांतिपूजा नदी, उस पर डैम बनाने जा रही थी। तो वहाँ के लोगों के द्वारा जो है उसका पूरी तरह से विरोध किया गया। तो एक जो संगठन था वहाँ का, बाद में जो बनाया गया, केरल सत्र साहित्य परिषद 1962 में, उनके द्वारा मास मूवमेंट जो है वो चलाया गया। तो ये जो साइलेंट वैली है वो भारत में केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के संरक्षण से था, जो 1973 में एक एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया था। इसको बाद में 1985 में घाटी को नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। बाद में यह मामला पूरा इंदिरा गांधी को पता चला, तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि उन्होंने इसका विरोध जताते हुए कोई भी डैम नहीं बनवाने का वादा किया, जिस पर वो खरी उतरी और उन्होंने इस जगह की महत्वता को बरकरार रखते हुए उस डैम के कार्य को स्थगित कर दिया। आइए जान लेते हैं यहाँ की नदियों के बारे में। तो नदियों के मामले में इसकी जो यहाँ की प्रमुख नदी है, जो कांतिपूजा एक प्रमुख नदी है, जो साइलेंट वैली से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से बहती है। बात करें केरल के नदियों के बारे में, तो केरल में कुल 44 नदियाँ बहती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पेरियार नदी, भारतपूजा नदी, चालियार नदी, काबिनी नदी और कलंदा नदी। इसके आधार पे इसमें एक परियोजना का प्रस्ताव भी रखा गया था, कांतिपूजा के ऊपर पनबिजली परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसके अंतर्गत जो है साइलेंट वैली जो है अपना एक, यहाँ पर इसका जैव विविधता का भी एक अच्छा स्थान है। जैव विविधता के बारे में कहेंगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है इसका, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे कई तरह के पेड़ पौधे व पशु पक्षियों की विविधता पाई जाती है। तो ये था पूरा इसका इतिहास, और हमने जाना साइलेंट वैली के बारे में, हमने जाना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के क्या प्रावधान थे, उसकी सज़ा के बारे में, और उसकी जो संरचना थी वो जाना। तो इसको ख़त्म करते हैं दोस्तों।